आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका सीरीज होगा, इसके अलग अलग वीडियोस होंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक होंगे बॉडी फ्लूइड के सर्कुलेशन से संबंधित, कि सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन कितने तरह के होते हैं, सर्कुलेशन के लिए क्या जरूरी होता है, हार्ट क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड क्या है, हार्ट कितने तरह के होते हैं, हार्ट कैसे काम करता है, इन सब चीज का एक सीरीज होगा। तो हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, सबको मैं कर दूंगा नंबरिंग, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ये क्या होता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है, सर्कुलेशन यानी कि किसी भी मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मटेरियल का, चाहे वह मटेरियल यूजफुल हो चाहे हार्मफुल हो, किसी भी तरह के मटेरियल का एक जगह से दूसरे जगह तक जाना बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, वो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, उसमें अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा। हायर इनवर्टिब्रेट्स है और वर्टिब्रेट्स है, उसमें अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। यूनिसेलुलर जीव है, उसमें अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो अलग अलग तरह के जीवों में अलग अलग तरह से ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। तो बात आती है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता और क्यों होता, ट्रांसपोर्टेशन क्यों होता, नीड क्या है इसकी, नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, नीड ऑफ सर्कुलेशन क्या है। यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होती है और वह एनर्जी भोजन के टूटने से बनता है। हर एक सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, हर एक सेल वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है। तो जब तक शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया नहीं होगी तब तक यूजफुल मटेरियल सेल तक नहीं पहुंचेगा और हार्मफुल मटेरियल सेल से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है, ताकि हमारे शरीर में प्रत्येक सेल को यूजफुल सब्सटेंस सही समय पर मिल सके और हार्मफुल सब्सटेंस, जो टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंस हमारे शरीर में बनता है, वह शरीर से बाहर निकल सके। जैसे हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया बनता है या CO2 बनता है, इसका रिमूवल जरूरी है। यदि इसका रिमूवल नहीं होगा तो यह एक्यूमुलेट करेगा और टॉक्सिक होगा, देन काउज डेथ, सेल्स का डेथ होगा और अंततः बॉडी खत्म हो जाएगा। सो ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी इसके रिमूवल के लिए। या हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी नीड ऑक्सीजन, बॉडी नीड फूड, हॉर्मोन्स सेल्स के लिए। तो इन सब
सब चीजों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है कि सर्कुलेशन की जरूरत होती है। जीवों में सर्कुलेशन का जरूरत होता है। दूसरी बात क्या है कि जो जीव यूनिसेलुलर है, जो जीव यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर जीव में क्या होता है कि होल बॉडी इज डायरेक्टली कंटेक्ट विथ इन्वायरमेंट, एक्वेटिक मीडियम, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, जस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इन सब जीवों में क्या होता है कि पूरा का पूरा बॉडी पानी में रहता है, तो होल बॉडी जो है वह इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो यहां डायरेक्ट एक्सचेंज होता है मटेरियल का, मटेरियल का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है सेल्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में। इसीलिए यूनिसेलुलर जीवों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन वहां भी पाया जाता है। किस तरह का सर्कुलेशन होता है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सर्कुलेशन यूनिसेलुलर जीवों में भी पाया जाता है। सर्कुलेशन प्रेजेंट, सर्कुलेशन प्रेजेंट बट नो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, नो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। यानी कि यूनिसेलुलर जीवों में सर्कुलेशन की क्रिया होती है, लेकिन कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। तो ये यूनिसेलुलर जीवों में होता है इस तरह से, लेकिन जब बात मल्टीसेलुलर जीवों की आती है, मल्टीसेलुलर जीवों में क्या होता है कि उनके बॉडी के प्रत्येक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रत्येक सेल जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता। वो प्रत्येक सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होता। एज एग्जांपल हम लोग ले लिए ह्यूमन ही, हम लोग खुद, हम लोगों का प्रत्येक सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, स्टोमक इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, लंग्स इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, हार्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो इस तरह से चूंकि जो सेल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, उस सेल तक यूजफुल मटेरियल पहुंचने के लिए या वहां से हार्मफुल मटेरियल निकलने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है, जिसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब है क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या करता है, फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तो हो गया कि नीड क्यों जरूरी है, क्योंकि मल्टीसेलुलर जीवों में सभी सेल्स डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत होती है। All cells of multicellular organism does not directly contact with environment, so multicellular organisms have a special system that is called circulatory system. तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अब है क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो पाया जाता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है वो हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज,
एमिनो एसिड, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, यूरिया, अमोनिया, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ब्लड में आता है और ब्लड के द्वारा ही वो अपने टारगेट साइट पर जाता है जहां वह काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, हमारे बॉडी में या किसी भी बॉडी में, किसी भी जीव के बॉडी में हीट का ट्रांसफर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन आयन एंड अदर मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स, इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स क्या होता है? किसी रिएक्शन के दौरान जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, मान लीजिए कि रिएक्शन ए है, ए से डी का निर्माण होना है, तो इसके बीच में ए से बी बना, बी से सी बना और सी से डी बना। ये जो है इसको हम लोग इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ये इंटरमीडिएट्स यदि ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता तो ये इंटरमीडिएट्स पुनः इस रूप में बदल जाता है, तो वो उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। एज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जब हम लोगों के मसल सेल्स में ग्लूकोज के टूटने से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वह लैक्टिक एसिड यदि ऑक्सीजन मिलेगा तो आगे टूट जाएगा और यदि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वह फिर से रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होकर के फिर से ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में बदल जाएगा, तो उसको ट्रांसफर करता है लीवर तक, जहां जाकर के वह फिर ग्लाइकोजन में बदलेगा तो उसको ब्लड ही ट्रांसफर करता है। तो ये मेटाबोलाइट्स कहलाता है, जो रिएक्शंस के दौरान बनते हैं इंटरमीडिएट्स मेटाबोलाइट्स। तो इसका जो है ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किसी भी बॉडी में परफॉर्म होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। As we know that oxygen, most of the oxygen, about 97 to 98% is transported by RBC and 1 to 2% transported by plasma, and both are the component of blood. So we saw that whole the oxygen and carbon dioxide is transported by blood. It means कि सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीटली रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यूनिसेलुलर जीव है, यूनिसेलुलर जीवों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। यूनिसेलुलर जीवों में ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कैसे होती है।
तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि एक लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। लेकिन जो जीव यूनिसेलुलर है, तो एक ही सेल है, तो एक ही सेल है तो क्या होता है, वहां इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी कि एक ही सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, जो होता है किसके कारण, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड साइक्लोसिस। इस तीनों प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। साइक्लोसिस होता है सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइक्लोसिस होता है। तो ये मान लीजिए कि एक सेल है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, जिसको हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज है वह सभी जगह बराबर मात्रा में पहुंच जाए, उसके लिए साइक्लोसिस जरूरी होता है। तो किसी भी सेल के अंदर जो एक सेल का जीव है उसमें इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। अब इसी के द्वारा उस सेल के अंदर ऑक्सीजन आता है जो साइक्लोसिस के द्वारा पहुंचता है, या मान लीजिए किसी जगह फूड पार्टिकल ज्यादा है तो साइक्लोसिस के कारण वह पूरे सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह से इस ट्रांसपोर्टेशन को इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जो यूनिसेलुलर जीवों में होता है। इसके बाद आता है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पंज, पॉरीफेरंस जो होते हैं, सबसे लोएस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल है। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम कहते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, तो ये जो स्पंज होता है इसके पूरे बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं। पूरे बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और एक सिंगल लार्ज पोर पाया जाता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। यानी कि स्पंज के बॉडी पर दो तरह के पोर होते हैं, एक ऑस्टिया एक ऑस्कुलम। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ज्यादा नंबर में होते हैं उसको ऑस्टिया कहते हैं, और जो सिंगल लार्ज पोर होता है उसको ऑस्कुलम कहते हैं। ये सिंगल लार्ज पोर है।
और ये मेनी एंड स्मॉल पोर। अब क्या है कि वाटर जो है एक्सटर्नल मीडियम से वह ऑस्टिया होकर के बॉडी के अंदर जाएगा, ऑस्टिया होकर के बॉडी के अंदर गया और ऑस्कुलम होकर के बॉडी से बाहर निकल गया, इस तरह से। इस तरह से बॉडी पर पोर्स होते हैं। तो इस पोर से वाटर जो है बॉडी के अंदर जाता है और इस पोर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो वाटर का करंट होता है, वाटर के द्वारा ही बाहर से कोई भी मटेरियल अंदर आता है और फिर अंदर में सिलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं जिसको क्वानोसाइट सेल कहते हैं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल है जो वाटर कैनाल सिस्टम यानी कि स्पंज में ही सिर्फ पाया जाता है, वो उसको बाहर की तरफ मूव करता है। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो पानी बाहर से अंदर आता है और फिर अंदर से बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसी सिस्टम के द्वारा बाहर से ऑक्सीजन आएगा, बाहर से फूड आएगा और एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म है जो स्पंज में पाए जाते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम 3 तरह के होते हैं। वाटर कैनाल सिस्टम 3 तरह के होते हैं, जो एस्कॉन टाइप होता है, साइकॉन टाइप होता है और ल्यूकॉन टाइप होता है। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप, ये 3 तरह के होते हैं। तो बांटा जाता है कि ये पोर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ओपन होता है या ट्यूब बन के ओपन होता है, उसके आधार पर। तो ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं उसके बॉडी पर। डायरेक्टली पोर्स इस चैम्बर में खुलता है या ट्यूब में खुलता है, तब जाकर के इस चैम्बर में खुलता है। तो उस आधार पर हम बांटते हैं एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप। तो इस आधार पर ये वाटर कैनाल सिस्टम का टाइप होता है। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम है जो लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड वास्कुलर सिस्टम अब ये क्या होता है? ब्लड वास्कुलर सिस्टम यानी कि ऐसा वास्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है, यानी कि ब्लड इन्वॉल्व होता है, वो ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहलाता है। तो ब्लड इन्वॉल्व होता है तो ये पाया जाता है किसमें? हायर इनवर्टिब्रेट्स टू कॉर्डेट्स। तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में कहां से? एनिलिड्स टू कॉर्डेट्स, इसमें पाया जाता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो अब ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जिस जीव में ये पाए जाते हैं उसका बॉडी वॉल हार्ड होता है। तो बॉडी वॉल हार्ड होता है तो क्या होता है कि इवेपोरेशन को रोकता है, प्रिवेंट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को रोकता है, जिसके कारण डिफ्यूजन भी नहीं होता है
तो डिफ्यूजन नहीं होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट हर एक सेल बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो इसीलिए यहाँ एक सिस्टम है जिसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम हम उसको कहते हैं, जो पाया जाता है। दूसरी बात है कि जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक रेट है वह हाई होता है। मेटाबॉलिक रेट हाई होता है इन जीवों का, जिसके कारण इसको काफी फ्रिक्वेंट यानी कि काफी तेजी से मटेरियल ऑक्सीजन चाहिए, जिसके कारण ये एक स्पेशल सिस्टम होता है। तो जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है उसके होने का कारण ये हो गया कि इन जीवों में क्यों पाया जाता है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। और ये सिस्टम जो है एक्सटर्नल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, पॉलिनेशन, इन सब चीजों से अफेक्टेड नहीं होता है, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चूंकि ये हायर जीव है, इनवर्टिब्रेट्स में भी हायर इनवर्टिब्रेट्स है और फिर कॉर्डेट्स है, तो उसमें ये सिस्टम पाया जाता है। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम का निर्माण 3 चीजों के मिलने से होता है। किन किन चीजों के मिलने से होता है वो हम लोग देखेंगे। ब्लड वास्कुलर सिस्टम का निर्माण 3 चीजों के मिलने से होता है, और वो 3 चीज है ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये 3 कंपोनेंट है ब्लड वास्कुलर सिस्टम के। ये 3 कंपोनेंट है ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इन तीनों के मिलने से ब्लड वास्कुलर सिस्टम का निर्माण होता है। 2 ही जीव ऐसे हैं, एक नेरिस और एक एम्फिऑक्सस। इन दोनों जीवों में हार्ट एब्सेंट होता है, लेकिन ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है। तो इसीलिए ये 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लड वास्कुलर सिस्टम के। तो इन तीनों कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, कितने तरह के होते हैं, हार्ट क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।